Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the next topic, that is two variable regression analysis, properties of OLS estimates. इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि अभी तक हम जो कि टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बेसिक मॉडलिंग उसकी पढ़ी है, उसमें हमने उसके एस्टिमेशन इश्यूज को पढ़ा है। तो उसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे हैं या जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं ओएलएस के, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम डिजायर प्रॉपर्टीज कहेंगे। उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स, जिसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे उसको हम कहेंगे द गॉस-मार्कोव थ्योरम। गॉस-मार्कोव थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि द प्रॉपर्टीज दैट आर मेंशन्ड, अभी जिनको हम डिस्कस करेंगे, these are known as these are very well known as the Gauss-Markov theorem. To understand this theorem, we need to consider the best linear unbiasedness property of an estimator. Best linear unbiased property का मतलब है कि best is an first property, unbiasedness second property है और best होना उसकी third property है। अलग-अलग हर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और अगर एक हमारे पास एस्टिमेटर तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो हम उसको गॉस-मार्कोव थ्योरम के मुताबिक नाम देंगे कि उसमें बेस्ट लीनियर अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी मौजूद है। एन एस्टिमेटर से द OLS estimators of beta 2 steric cap, जो कि हमारे पास एस्टिमेटेड है, is said to be the best linear unbiased estimator, जिसको हम इन शॉर्ट ब्लू का नाम दे रहे हैं ऑफ बीटा 2। तो अगर वो ब्लू होगा तो वो इस वक्त होगा जब वो होल्ड करेगा पहली प्रॉपर्टी, जो कि है हमारे पास दैट इट इज लीनियर, the linear function of the random variable such as the dependent variable y in the regression model. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास OLS एस्टिमेटर को बेस्ट कहने के लिए, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर कहने के लिए ये है कि वो हमारे पास लीनियर फंक्शन होना चाहिए ऑफ अ रैंडम वेरिएबल सच एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इन अ रिग्रेशन मॉडल। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होनी चाहिए कि इट शुड बी अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द expected value of the estimated beta must equals to the true population parameter के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे पास बीटा डैश स्टेरिक बीटा 2 कैप एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है बीटा 2 का, तो ये तब अनबाइस्ड होगा जब हमारे पास expected value of beta 2 hat will be equals to beta 2 true population parameter. It has minimum variance in the class of all such linear unbiased estimator. थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम उसको efficient estimator कहेंगे अगर वो अपने जैसे और एस्टिमेशन मेथड्स के मुकाबले में मिनिमम वेरिएंस रखता होगा, तो उसको हम कहेंगे कि एन अनबायस्ड एस्टिमेटर विद लीस्ट वेरिएंस इज नोन एज द एफिशिएंट एस्टिमेटर। दिस शोज दैट कि एफिशिएंट होने के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं कि नंबर वन वो अनबायस्ड हो। अनबायस्ड का मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड बीटा मस्ट इक्वल्स टू द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, और साथ ही उसका वेरिएंस मिनिमम या लीस्ट होगा, तो हमारा वेरिएबल एफिशिएंट एस्टिमेटर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से अगर हम गॉस मार्कोव थ्योरम को सिंप्लीफाई करें, सो गिवन द assumptions of the classical linear regression model, the least square estimators in the class of unbiased linear estimators have minimum variance, that is they are blue। यानी कि यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज को सम किया गया है कि दे हैव लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स, मिनिमम वेरिएंस रखने वाले एस्टिमेटर्स हों, क्लास ऑफ अनबाइस्ड लीनियर एस्टिमेटर्स हो, यानी कि अनबाइस्ड भी हो और लीनियर भी हो, और मिनिमम वेरिएंस होगा तो दे विल बी नोन एज
ब्लू एस्टिमेटर्स। इसी तरह से अगर हम फिगर नंबर 3.7 को देखें जो कि स्लाइड नंबर 3 पे है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर ए पैनल डायग्राम में अनबाइस्डनेस को दिखाया गया है कि अनबाइस्ड होगा हमारा पैरामीटर बीटा 2 अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल होगी ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के। इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हमने जब बेसिक आइडियाज को डिस्कस किया था टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल के, तो उसमें डिस्कस किया था हमने कि हमारे पास बीटा वैल्यू की कोई भी मीन वैल्यू जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसी तरह से उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटर भी इंटरप्रेट करना है कि हमारे पास बीटा 2 मस्ट इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड बीटा। अगर हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 2 स्टेरिक आ जाता है। बीटा 2 स्टेरिक का मतलब है कि ये बीटा 2 हमने किसी और मेथड से एस्टिमेट किया है अदर देन ओएलएस। तो अगर हम अदर देन ओएलएस देख रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि स्टिल बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर हम इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि ए पे जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 2 है, जहाँ पे बीटा 2 हमारे पास एक ओएलएस एस्टिमेटर है, तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, मोर डिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि दैट इज वेरी क्लोजर टू द मीन वैल्यू एज कंपेयर टू द डायग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन इन द बी पैनल। बी पैनल में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 2 जो कि ओएलएस एस्टिमेटर नहीं है बल्कि अल्टरनेट एस्टिमेटर है, उसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू ए पैनल। सी में हमने इन दोनों डायग्राम्स की, दोनों बीटास की डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक ही पैनल पे ड्रॉ किया है, जहां हम ये बता रहे हैं कि दोनों अनबाइस्ड कैटेगरी में तो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमारे पास बीटा 2 जो कि ओएलएस एस्टिमेटर है की डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 स्टेरिक जो कि अल्टरनेट एस्टिमेटर है उसके मुकाबले में ज्यादा बेस्ट हमारे सामने है। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस को स्टार्ट करना है एस्टिमेटर्स को। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू नोट हियर दैट yt हैज अ नॉन रैंडम कंपोनेंट जो कि अल्फा प्लस बीटा xt के बराबर है, एज वेल एज अ रैंडम कंपोनेंट जिसको हम लोग कैप्चर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेसिडुअल्स और एरर टर्म। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y दैट डिपेंड्स ऑन द y वैल्यू, क्योंकि x को हम लोग फिक्स्ड कर चुके हैं, विल हैव अ रैंडम और नॉन रैंडम कंपोनेंट इन इटसेल्फ। इसको अगर हम इन द टर्म्स ऑफ फार्मूला एक्सप्रेस करें तो इक्वेशन नंबर 3.29 हमारे सामने है। एट द स्लाइड नंबर 4 वी कैन सी हियर that the covariance between x and y is equals to xt, और y को हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहला कंपोनेंट है हमारे पास नॉन रैंडम कंपोनेंट और दूसरे को हमने रैंडम कंपोनेंट कहा है जिसको हम रेसिडुअल कह रहे हैं। अगर हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गॉट थ्री covariance distributions. Number one, covariance between x and a, covariance between x and beta x, plus covariance between x and u. अब क्योंकि a और b यानी कि a और बीटा कांस्टेंट हैं हमारे पास, सो किसी भी कांस्टेंट के साथ किसी किस्म की कोई कोवेरियंस अटैच नहीं होती है, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए पहली टर्म हमारे पास कोवेरियंस की जो कि x और a के साथ है दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम सेकेंड टर्म को देखते हैं यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि बीटा को हम अगर आउट ऑफ द कोवेरियंस ले जाते हैं क्योंकि दैट इज अ कांस्टेंट, तो हमारे पास रह जाता है कोवेरियंस बिटवीन x एंड x। सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ कोवेरियंस इक्वल हो जाएगा उसी के वेरिएंस के इक्वल। अब हमारे पास
जो रह जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.29 में पहली टर्म हम 0 कह चुके हैं, सेकेंड टर्म को हम लिख रहे हैं दैट बीटा इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड यू। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें दैट इन द इक्वेशन नंबर 3.28, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है दैट, अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो बीटा कैप इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। और इसी कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को अगर हम देखें तो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं इन द इक्वेशन नंबर 3.30 दैट बीटा प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड यू डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है 3.28 में। which says that OLS estimator beta cap estimated from any other sample has a non-random component, that is beta, and a random component that depends on the covariances between xt and ut. So this shows that here कि हमारे पास बीटा स्टेरिक एक ऐसा कोफिशिएंट या एस्टिमेटर बनता है जो कि that says that OLS coefficient beta steric estimate from any sample has a random component beta and a non-random component that depends on the covariance between x variable and ut. इसको एट द स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं और इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे पास असम्पशन आ रही है लीनियरिटी की। अब हम असम्पशन नंबर 3 की बेस पे, जो कि हमारे पास OLS assumptions थी, हमने उसमें थर्ड assumption को लिया था कि हमारे पास x वेरिएबल हैज अ नॉन स्टोकेस्टिक एंड फिक्स्ड इन द रिपीटेड सैंपल, जिसका मतलब ये था कि x हमारे पास नॉन स्टोकेस्टिक होगा, उसमें रिपीटेड वैल्यूज होंगी और हर सैंपल में हमारे पास x की वैल्यूज फिक्स्ड रहेंगी। So therefore the x values can be treated as a constant. We need merely to concentrate on the values of y. तो हमें यहाँ पर जिस पे ज़्यादा concentrate करना है वो values of y हैं। If the OLS estimators are linear functions of y values, then they are linear estimators. अगर हमारे पास OLS estimators linear function बन जाते हैं of the y value in terms of y, तो हम उनको linear estimators कहेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3.24 से, और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारे पास बीटा स्टेरिक की वैल्यू आ रही है जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू समीशन एक्स टी वाई टी ओवर समीशन एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास लोअर केसेस ऑफ एक्स एंड वाई है, जिसका मतलब हम पहले से इकोनोमेट्रिक्स में समझ चुके हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द डेविएशन फ्रॉम मीन। का मतलब है कि यहाँ स्मॉल x का मतलब यहाँ पर ये होगा कि इट इज डेविएटेड फ्रॉम द x वैल्यूज फ्रॉम x मीन एंड y वैल्यूज फ्रॉम y मीन। अब हम यहाँ पर x को क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3.33 में हम उसको सिंपली स्टार्ट करेंगे विद द एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ y डेविएशन yt माइनस y बार। इसको जब हम ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे तो वी गेट दैट समीशन xt yt माइनस y बार समीशन x डिवाइडेड बाय समीशन x स्क्वायर t। अब हमारे पास ये है कि जी y बार इंटू समीशन xt इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंड टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को 0 करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास किसी भी
वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज से जब उसकी मीन वैल्यू को माइनस करते हैं तो इसका सम हमेशा जीरो आएगा। तो समीशन एक्स बेसिकली इस पूरी टर्म को जीरो बना रहा है। सो वी हैव हियर दैट बीटा कैप इज इक्वल्स टू समीशन एक्स टी वाई टी डिवाइडेड बाय समीशन एक्स टी हियर। अब अगर हम यहाँ पर x की सारी टर्म्स को एक कांस्टेंट कंसीडर कर लें, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ x उसको वेरिएट नहीं करना है, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू z। तो z को अगर हम इसके इक्वल लेकर आते हैं जो कि है एक्स टी ओवर समीशन एक्स टी स्क्वायर, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन रह जाती है समीशन जी टी into yt that can also be regarded as a constant and therefore beta steric या beta estimated is a linear estimator of yt। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे लिनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है कि हमारे पास yt यहाँ पर +1 की फॉर्म में आ रहा है और बीटा is a function of y but are in a linear form. So this is what the proof of first property that is known as linearity. सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आती है अनबायसनेस। अनबायसनेस ऑफ बीटा, एस्टिमेटेड बीटा की बात करेंगे। अनबायसनेस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस चैप्टर के स्टार्ट में देख चुके हैं कि अनबायसनेस का मतलब है कि अगर एस्टिमेटेड बीटा की मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो जाती है तो वो हमारे पास अनबायस्ड हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे शो किया है टू प्रूव दैट estimated beta is an unbiased estimator of beta. So we need to show that expected value of beta cap is equals to beta. इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज इक्वल्स टू बीटा। हम यहाँ पर बीटा की ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर बना चुके हैं इक्वेशन नंबर 3.31 में स्लाइड नंबर 4 पे। इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप is equals to expectation of beta cap's value, that is beta plus covariance of x and u divided by variance of x। अब क्योंकि हमारे पास बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है और यूजिंग द assumption नंबर 3 अगर हम दोबारा से देखें तो एक्स टी हमारे पास नॉन स्टोकेस्टिक है, सो वी कैन टेक the variance of x as a fixed constant to be taken out of the expectation and expression we will have that here। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से सबसे पहले स्टेप पे हमने एक्सपेक्टेशन को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3.35। अब अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन से आउट हो जाता है 1 ओवर वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ x हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन रह जाती है इन बिटवीन द कोवेरिएंस ऑफ x एंड u। बाय द अजम्पशन हम पहले से इस चीज को जानते हैं कि हमारी x वैल्यूज और एरर टर्म का कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू 0 है, तो इस वजह से उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह से कंटिन्यू करते हैं कि 1 ओवर n समीशन कोवेरिएंस का फॉर्मूला इन सच अ वे कि पहला वेरिएबल x है तो x t माइनस एक्स बार इंटू म्यू, u हमारे पास सेकंड वेरिएबल है तो u t माइनस u बार हम यहाँ पर करेंगे, जबकि 1 ओवर n हमारे पास वेरिएंस के फॉर्मूले से आता है जिसको हम एज कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं so that we can take it out of the expectation expression। So we can also break down the sum into the sum of its expectations। So इस इक्वेशन नंबर 3.37 को इक्वेशन नंबर 3.38 की फॉर्म में अब हम लिख रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड u इज इक्वल्स टू 1 ओवर n इनटू। अब क्योंकि हमारे पास समीशन आ रहा है, समीशन का मतलब है कि हमारी हर वैल्यू
को मीन से डेविएट करने के बाद मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसी की कॉरिस्पॉन्डिंग एरर वैल्यू को उसकी डेविएशन फॉर्म के साथ। इसको अगर आप देखो तो इक्वेशन नंबर 3.38 में शो कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस x बार ut माइनस u बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस x बार इंटू u2 माइनस u बार सो ऑन टिल n। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो इट मीन्स दैट कि अब हम अगर इसको सम करेंगे तो समेशन विल बी आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, that is xt minus x bar into ut minus u bar. This expressions will come out, that is 3.38. Furthermore, क्योंकि हमारे पास x भी नॉन रैंडम टर्म है, बाय द assumption नंबर 3, तो उसको हम आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर x को भी एज अ कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में देखा था। तो जब हमने उसको भी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई इस तरह से, दैट 1/n समीशन xt माइनस x बार इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ut माइनस u बार। अब जब हमने यहाँ पर इसमें एक्सपेक्टेशंस को अप्लाई किया है तो हमें पता चला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ut माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u कैप आ रहा है, u बार हमारे पास आ रहा है, और बाय assumption नंबर 4 हमें पता है कि द मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। सो इन दिस फॉर्म 0 हमारे पास आ जाएगा दोनों टर्म्स की फॉर्म में। और इन अगर हम इसको छोड़कर इतनी टर्म्स की भी बात करें, दैट समेशन xt माइनस x बार दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो अल्टीमेटली इक्वेशन नंबर 3.39 विल गेट इक्वल्स टू 0। अगर हम बैक करके देखें हम अपनी इक्वेशन को यहाँ पर, तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया है 3.36 इक्वेशन में इस टर्म को, तो हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 आ गया है, जिसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू बीटा। क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू की एक्सपेक्टेशन उसी वैल्यू के इक्वल होती है, so it is being proved here the property of unbiasedness that expected value of estimated beta is equals to the true population parameter beta 2, या इसको हम in other words ये भी कह सकते हैं that beta cap is an unbiased estimator of true population parameter।